संकट के बीच आरबीआई ने बाजार में नकदी का फ्लो बनाए रखने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का किया ऐलान। बैंकों को भी दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती। पीएम मोदी ने कहा, आरबीआई के इस ऐलान से छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मिलेगी मदद। देश भर में कोरोना का कहर अब भी जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के ऊपर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना के केस बढ़ने में 40% आई कमी। 80% मरीज हो रहे हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में 260 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। उधर महाराष्ट्र और दिल्ली में बढ़ती ही जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 3200 के पार, तो वहीं दिल्ली में करीब 1640 लोग कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 257 तो दिल्ली में 62 नए मामले सामने आए। गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस। वहीं पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस को आइसोलेट कर शुरू किया ड्रग ट्रायल। करीब 4 से 5 तरह की दवाओं को ट्रायल के लिए किया गया शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज देश की बात में कुछ अच्छी खबरें भी हैं और इन्हीं अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बेहद धीमी हो गई है और काफ़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन इसी बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई नए ऐलान किए हैं जिससे कुछ राहत की उम्मीद है। ये कैसी राहतें होंगी और किससे राहत मिलेगी और किसको राहत नहीं मिलेगी, ये सब कुछ आज देश की बात में हम आपको बताएंगे। बैंकों ने नकदी संकट से निपटने के लिए पैसों का कैसे इंतजाम किया है, ये भी आपको बताएंगे। और रिवर्स रेपो रेट में कटौती क्या की गई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, ये भी यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आरबीआई के तमाम जो ऐलान हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी कितना प्रभावित हुए हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे। और इन तमाम कोशिशों से क्या वाकई आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, ये हम समझने की कोशिश आज करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम देश की बात में। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कहीं अर्थव्यवस्था की धीमी गति का पड़ता है तो वो है आमजनों पर और कृषि पर। कृषि का क्या हाल रहेगा आने वाले दिनों में, ये भी आपके सामने होगा। और इन तमाम खबरों के साथ साथ बाज़ार में किस तरह की स्थिति बनेगी, इसको आंकने मापने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कोरोना का क्या असर हो रहा है इस वक्त भारत में। कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई केस ही नहीं है। कुछ ऐसी भी राहत की खबरें हैं कि आप इसको एक अच्छे संदेश के तौर पे भी देख सकते हैं कि कोरोना के मरीज जितने हमारे देश में हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और मौत की संख्या कम है, स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और हर दिन कोरोना मरीजों की पहचान तो की जा रही है लेकिन उसमें जो संख्या है उनकी वो घट रही है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी राहत नहीं दिख रही है, वो है मुंबई और दिल्ली, जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे यहाँ कोरोना का जो प्रहार है वो उतना ज़्यादा अभी तक नहीं है जितने की उम्मीद की जा रही थी, जितनी की आशंका की जा रही थी। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर कोरोना वायरस का जीनोम एक तरह से स्पष्ट कर दिया है हमारे वैज्ञानिकों ने, और इसकी वजह से कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीन ढूंढी जा रही है, जो दवाएं ढूंढी जा रही हैं, उसमें कितनी सहायता मिलेगी हम आपको ये दिखाएंगे। और दवाओं की बात चल रही है तो पुणे के कुछ खास वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवा ढूंढना शुरू भी कर दिया है और वायरस को आइसोलेट करके उस पर तरह तरह के प्रयोग कैसे किए जा रहे हैं, ये भी आपके सामने होगा। और जैसे ही ये माना जा रहा है पूरे विश्व में, WHO ने भी कहा था कि कोरोना का कहर तब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक पूरी तरह से कोरोना किसी भी देश से, इस विश्व से ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इसका वैक्सीन न ढूंढ लिया जाए। तो भारत इस वक्त पूरी जो कोशिश है वो इसी पर कर रहा है कि किस तरह से
कोरोना वायरस के लिए एक ख़ास वैक्सीन ढूंढा जाए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। उधर प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ खास चीज़ों पर बहुत नज़र रखे हुए है। जी हाँ, कुछ कंपनीज, जैसे बार बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि छंटनी और वेतन कटौती नहीं करनी है, और छंटनी और वेतन कटौती पर प्रधानमंत्री कार्यालय की पैनी नज़र है। पीएम मोदी लॉकडाउन के दौरान ये अपील कर चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में किसी की नौकरी न छीनी जाए और न ही उनका वेतन काटा जाए, और इसलिए कौन से कदम सरकार उठाएगी ये भी हम आपको बताएंगे। उधर कोरोना वायरस की कम जांच को लेकर आलोचना के बाद आईसीएमआर ने जो बयान दिया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस बयान के हिसाब से 325 जिलों में कोविड-19 का कोई संक्रमण का मामला नहीं आया है, और इसकी वजह से भारत में अब इसके प्रसार को लेकर अब एक इस तरह के अंदाज़ा लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस के प्रसार पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी और कोरोना वायरस की समाप्ति अब भारत में होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके लिए थोड़े और एहतियातों की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे एहतियात हैं जिसको लेकर सरकार सजग है ये भी हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच विश्व में कोरोना का क्या हाल है ये बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम विश्व को पीछे छोड़कर भारत इस वायरस को कंट्रोल करने में आगे रहा है, और इसकी अब आने वाले दिनों में किस तरह से उम्मीद जग रही है हमारे तमाम वैज्ञानिकों की कोशिशों से। कैसे अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे इस वायरस को भारत भगाने में कामयाब होगा। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसको चिट्ठी लिखी है और किस तरह के सुझाव दिए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। गौरतलब है कि इसके पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कुछ खास सुझाव दिए गए थे। कोरोना का कहर जारी है, और ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह तक के कार्यक्रमों को स्थगित करने की अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में कैसे लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ी, इस पर भी एक खास चर्चा आपके सामने रखेंगे। गौरतलब है कि कुमारस्वामी के बेटे की शादी थी, और इस मौके पर लगातार वहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, और इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले भी कर्नाटक की एक मंत्री की बेटी की शादी हुई रेड्डी की, और वो भी मार्च में हुई थी, और खूब उसमें भी धज्जियां उड़ी थी। गौरतलब है कि तब पूरे विश्व में कोरोना फैल चुका था और लोग गंभीरतापूर्वक बीमार होने लगे थे। इसके बावजूद कहाँ कोई सुनने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, और देश की बात में आज इन सब खबरों के बीच आज के ऐतिहासिक महत्व को भी आपको बताएंगे, और उन सितारों के संदेश भी दिखाएंगे जो लगातार एपीएन के संग तमाम बॉलीवुड के सितारे और तमाम सामाजिक गणमान्य व्यक्ति हमसे बांट रहे हैं, और कैसे लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं और देश को कोरोना के कहर से बचा सकते हैं। इस पर उनके संदेश भी आपके सामने रखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ देश की बातें। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई ऐलान किए। केंद्रीय बैंक ने नकदी संकट से निपटने के लिए पैसों का इंतजाम किया है, और ये एक अच्छी खबर है। इसी बीच रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, और स्थिति के अनुसार ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। आरबीआई ने यह माना है कि कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय बैंक का ये मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तुलना में बेहतर रही है। आरबीआई ने कहा कि कोरोना संकट वैश्विक संकट है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, इसलिए भारत को भी हर स्थिति के लिए तैयार रहना ही होगा। कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रिजर्व बैंक आगे आया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से इकोनॉमी को गति देने के लिए कुछ बड़े और दीर्घकालिक ऐलान किए गए। आरबीआई गवर्नर ने रिजर्व रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है और बाजार में नकदी का संकट न आए इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद देने की बात कही है।
इसके लिए TLTRO का ऐलान किया गया है। अर्थव्यवस्था उबारने को लेकर तैयारियों पर बात करते हुए शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है। कोरोना संकट के कारण GDP की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर से तेज रफ्तार से दौड़ेगी। Accordingly, it has been decided to conduct targeted long-term repo operations TLTRO 2.0 for an aggregate amount of rupees 50,000 crore to begin with. Please mark my words, rupees 50,000 crore to begin with in tranches of appropriate sizes. रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत देते हुए रिजर्व रेपो रेट में भी 0.25% की कटौती की गई है। इसी के साथ अब ये 3.75% हो गई है। इसके अलावा बैंक की ओर से 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ और NHB को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि नीचे तक मदद पहुंच सके। RBI के अनुसार छोटे और मझोले उद्योगों को धनराशि देने का फैसला किया गया है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on-lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to, by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. शक्तिकांत दास ने कहा कि IMF ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। कोरोना संकट की वजह से भारत की GDP 1.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। G20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है। RBI ने दुनिया में $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान जताया है। हालांकि ये भी कहा है कि जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की GDP एक बार फिर 7 से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले कोरोना वायरस संकट के बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 27 मार्च को रेपो रेट पे 0.75% की कटौती का ऐलान किया था। साथ ही ये भी कहा था कि टर्म लोन की EMI चुकाने में 3 महीने की छूट मिलेगी। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR 1% से घटाकर 3% किया गया था। RBI के इन कदमों से सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ाने में मदद मिलने का अनुमान है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका कोई दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे RBI का बूस्टर डोज आप कह सकते हैं। उधर RBI के मुताबिक साल 2020 में वैश्विक कारोबार में 13 से 32% तक की गिरावट का अनुमान है। दुनिया को कोरोना संकट के कारण $9 ट्रिलियन का घाटा होगा, जो कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बताया कि सरकार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रही है। भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी तरह के झटके को झेलने में सक्षम है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार आशावान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ऐसा RBI गवर्नर का कहना था। RBI गवर्नर ने कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार $476 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, जिससे फायदा हो सकता है। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के पहले चरण में ही देश की GDP को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। Our data show that there was no downtime of internet or mobile banking. On an average, ATM operations stood at 91% of the full capacity. The average availability of business correspondents is over 80%. Regional offices of RBI have supplied fresh currency of rupees 1,20,000 crores from March 1 till April 14th to currency chests across the country to meet increased demand for currency in the wake of COVID-19 pandemic. शक्तिकांत दास के अनुसार दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सक्रिय है और रिजर्व बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक कोरोना से अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। संक्रमण के चलते ये सबसे काला दौर है, लेकिन अब हम सबको उजाले की तरफ देखना है।
In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores. शक्तिकांत दास ने कहा कि इस संकट के बीच कृषि क्षेत्र टिकाऊ है, हमारे पास बफर स्टॉक है। उन्होंने कहा कि इस साल मानसून की बारिश अच्छा रहने का अनुमान है। दीर्घकालिक औसत के आधार पर बारिश भी ठीक होगी। फरवरी में ट्रैक्टर की बिक्री में अच्छी बढ़त हुई थी। ये संकेत अर्थव्यवस्था को राहत देने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है। प्री मानसून खरीफ की बुआई आक्रामक या तेज रही है, जिसका फायदा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से की गई घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। आरबीआई के इन कदमों से छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलने वाली है और इसके साथ साथ बाजार में पैसे का आगमन होगा। इससे पहले देश की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच गुरुवार को लंबी बातचीत हुई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि इंडस्ट्री को राहत पैकेज किस्तों में दिया जाए। ये काम सेक्टरवार तरीके से किया जाए। जिन सेक्टरों को पैकेज दिया जाएगा उनमें छोटे उद्योग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल एविएशन सर्विसेज, ऑटो, टूरिज्म और होटल्स शामिल हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया था देश के नाम, तब भी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर हमारी खास नज़र है। हालांकि हमें एक मंद अर्थव्यवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बीच केंद्र सरकार ने उन सेवाओं को और गतिविधियों की कुछ सूची में नई सेवाओं को जोड़ा है जिन्हें देश में जारी लॉकडाउन के बीच नॉन कोविड-19 इलाकों में 20 अप्रैल के बाद से इजाज़त दे दी जाएगी। आइए नज़र डालते हैं कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो कि कोविड-19 के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच भी काम कर सकेंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को ज़रूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है और 20 अप्रैल के बाद नॉन कोविड-19 इलाकों में ये अपना काम शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता और बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबल के बिछाने के कार्य को भी इजाज़त मिली है। सरकार ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम और किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर संचालन के लिए अधिकारियों से इजाज़त की ज़रूरत होती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बहाल करने के संबंधित एक गाइडलाइन जारी की थी। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के बाद 21 अप्रैल से ये सेवाएं उन क्षेत्रों में शुरू की जाएगी जो नॉन कोविड-19 क्षेत्र हैं, यानी जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट नहीं है। गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग और वर्क प्लेस पर सेवाओं के संचालन के दौरान अन्य सावधानी बरतने की भी हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों से छटनी और वेतन कटौती के आंकड़े जुटाएगा। आंकड़े जुटाने के बाद मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इस रिपोर्ट के आधार पर छटनी और वेतन कटौती पर एक पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इस पूरे मसले पर पैनी नजर है। पीएम मोदी लॉकडाउन के दौरान ये अपील कर चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में किसी की नौकरी न छीनी जाए, ना ही उनका
वेतन काटा जाए। लेकिन इसके साथ ही इंडस्ट्री का कहना है कि जिस तरह से उम्मीद थी पीएमओ की ओर से कोई खास राहत दिया जाएगा ताकि इस संकट से बचने के लिए तमाम जो कंपनीज हैं वो वेतन कटौती न करें या नौकरियों से किसी को न निकालें, वैसी मदद अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में उनके पास विकल्प क्या है? केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने देश भर में रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस के साथ ही राज्य कर्मचारी बीमा निगम से संगठित क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान और सैलरी में कटौती का आंकड़ा मांगा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। लॉकडाउन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से अपील की थी कि संकट के इस दौर में कर्मचारियों की छंटनी ना की जाए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास पेंशनर सहित लगभग 6 करोड़ लोगों का डाटा है, जबकि ESIC के सब्सक्राइबर्स की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। अधिकतर कंपनियों में महीने के अंतिम दिन या अगले महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाता है। अगर वेतन देने में देरी होती है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार EPFO के ऑफिस से सब्सक्राइबर से टेलीफोन पर बात करने के लिए कहा गया है। श्रम मंत्रालय ने सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर के तहत कर्मचारियों की नौकरी के नुकसान या सैलरी में कटौती से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए देश भर में 20 कॉल सेंटर बनाए गए हैं। इन कॉल सेंटर पर मिली जानकारी को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी कर कर्मचारियों को ये आश्वासन देने के लिए कहा है कि उनकी नौकरी का नुकसान या सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। इस डाटा से सरकार को ये पता चल सकेगा कि कौन से सेक्टर और कर्मचारियों पर लॉकडाउन के बाद कारोबार बंद होने का सबसे अधिक असर पड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण लगभग 37.3 करोड़ कर्मचारियों को प्रतिदिन करीब 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन की पूरी अवधि के लिए ये नुकसान 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का होगा। इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार डाटा इकट्ठा कर रही है। इसके जरिए महामारी के संकट के दौर में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। देश में लगभग 50 करोड़ के आसपास वर्कफोर्स है और इसमें से 10% से अधिक संगठित क्षेत्रों में है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के कम जांच को लेकर आलोचना के बाद ICMR ने बयान दिया है कि देश में जांच का अनुपात कम नहीं है। 325 जिलों में कोविड-19 संक्रमण का कोई मामला नहीं है और कोरोना वायरस के मामले में पर्याप्त संख्या में जांच की जा रही है। साथ ही जांच का दायरा और संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। ICMR ने अपने बयान के समर्थन में कई देशों का उदाहरण भी सामने रखा है। देश में कोरोना की टेस्टिंग और इसकी रणनीति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ICMR ने सफाई दी। ICMR ने बताया कि जापान में औसतन 11.7 सैंपल में से एक पॉजिटिव केस आ रहा है। इसी तरह इटली में 6.7, जबकि अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में औसतन 3.4 सैंपल में एक पॉजिटिव केस मिल रहा है। भारत में जांच का अनुपात कम नहीं है क्योंकि यहाँ हर 24 टेस्ट में 23 नेगेटिव आ रहे हैं। ICMR ने आंकड़ों की बुनियाद पर कहा कि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान के लिए भारत में न सिर्फ ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि ये टेस्ट तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई विशेषज्ञों ने देश में कोरोना की जांच और उसको लेकर बनाई गई योजना पर सवाल उठाया था। इसके बाद ICMR ने कहा कि जांच का अनुपात कम नहीं है। 736 जिलों में से 325 में कोविड-19 संक्रमण का कोई मामला नहीं है। बावजूद इसके केसों के बढ़ने के साथ ही टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है। लक्षण वाले सभी केसों के साथ साथ अस्पताल में सांस की गंभीर समस्या की वजह से भर्ती मरीजों की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि टेस्टिंग की रणनीति वैज्ञानिक सुझावों पर आधारित है। कोशिश है कि कोई भी पॉजिटिव केस न छूटे। खबरों के मुताबिक सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि अभी टेस्टिंग सिर्फ जोखिम वाले इलाकों में जरूरी है। ज्यादा फोकस हॉटस्पॉट पर रहना चाहिए। संदिग्धों के संपर्क की तलाश कर उन्हें निगरानी में रखकर टेस्टिंग की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसी बीच गुजरात के वैज्ञानिकों ने
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC ने कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोज निकाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। उसमें लिखा गया है कि GBRC के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। देश के किसी भी राज्य की प्रयोगशाला में पहली बार कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोजा गया है। करीब 100 सैंपल का DNA टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये सफलता मिली है। जीनोम सीक्वेंस से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें पता चल पाएंगी। उधर भारतीय वैज्ञानिकों ने जीवित कोरोना वायरस पर दवा का ट्रायल शुरू भी कर दिया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के वैज्ञानिकों ने 2 सप्ताह पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया। चूंकि इस दौरान कई दवाओं के असर को परखा जा सकता है, लिहाजा इसे पूरा होने में कुछ सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। इसमें कोरोना वायरस को आइसोलेट कर उस पर कई तरह की दवाओं का परीक्षण चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में वायरस पर ड्रग ट्रायल शुरू हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ICMR के वैज्ञानिक वैक्सीन के शोध अध्ययन में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरस को आइसोलेट किया गया है। एक दवा का ट्रायल करने में वैज्ञानिकों को कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद ही सही निष्कर्ष का पता चलता है। दरअसल केरल में 30 जनवरी को भारत का सबसे पहला मरीज मिलने के बाद ही वैज्ञानिकों ने जांच के साथ शुरुआती 3 सैंपल पर शोध करना शुरू किया था। हालांकि उन्हें तीनों सैंपल को आइसोलेट करने में सफलता नहीं मिल सकी। वैज्ञानिकों ने बताया कि उस वक्त काफी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही दिन बाद मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से मिले 12 सैंपल पर फिर अध्ययन शुरू हुआ। करीब 2 सप्ताह बाद वैज्ञानिकों को इसे अलग करने में कामयाबी मिल गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने वायरस को आइसोलेट करने के बाद कुछ समय तक उसे निष्क्रिय रखा। इसके बाद जीवित वायरस की कई प्रतिकृतियां भी तैयार कर ली, ताकि एक साथ 2 से 3 दवाओं का अलग अलग समूह में ट्रायल किया जा सके। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जर्मनी और अमेरिका के साथ भारत को भी कोरोना वायरस आइसोलेट करने में सफलता मिली है, पर वायरस आइसोलेट करने के 15 दिन में ड्रग का ट्रायल भारत में ही हो सका है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत और चीन के वायरस के 3 में से 2 सैंपल में 99.98% समानता मिली थी। ICMR का कहना है कि कोरोना वायरस का उपचार खोजने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सी दवा कोरोना वायरस को बेअसर करती है। इसके लिए एक पैरामीटर और दवाओं की सूची तैयार की जा रही है, जो इस वायरस के नेचर से जुड़े रोगों में इस्तेमाल होती है। क्योंकि नोवल कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा जैसा ही है, इसलिए वैज्ञानिक भी दवा ट्रायल को उसी के अनुसार दिशा दे रहे हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 तरह की दवाओं को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी खबर है। हालांकि राहत देने वाली खबर ये है कि पिछले 4 दिनों में संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में बढ़ोतरी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 260 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब तक 17 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में पिछले 4 दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये शुक्रवार को 13.6% हो गई। कोरोना से ठीक होने की यह दर गुरुवार को 12.2%, बुधवार को 11.41% और मंगलवार को 9.99% थी। कोरोना से रिकवरी में अगर ऐसे ही इजाफा होता रहा तो ये एक तरह से शुभ संकेत है। पिछले 24 घंटों में खतरनाक कोरोना वायरस से उपजे कोविड-19 महामारी से 260 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से
छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो ये अभी तक एक दिन की सबसे बड़ी रिकवरी है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब तक 1748 लोग जीत हासिल कर चुके हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर केरल में सबसे ज्यादा है। केरल में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या 643 है। इनमें से एक्टिव केसों की संख्या 395 है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 245 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु कोरोना वायरस से लगातार संघर्ष करते देखे जा रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि राजस्थान, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों ने कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को कम करने का कुछ हद तक काम किया है। बिहार में कोरोना वायरस से जहां अभी तक 1 मौत हुई है, वहीं राजस्थान में 3 मौतें हुई हैं। यहां अब तक इस संक्रमण से 164 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी में 74, मध्य प्रदेश में 64 और तमिलनाडु में 180 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में दौरे पर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संकट काल में जब भारत अपने देश और दूसरे देशों के लोगों की मदद कर रहा है, उस समय पाकिस्तान आतंकी साजिशें रच रहा है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद भारतीय जवान भी उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में भी पाकिस्तान आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। जनरल नरवणे ने कहा कि वैश्विक संकट के समय भारत जहां दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए दवाइयां निर्यात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अब भी आतंकवाद के एक्सपोर्ट में व्यस्त है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने POK के दुंदियाल इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। And India is fighting this menace of this pandemic that our neighbor continues to try to foment trouble. But we are busy not only helping our own citizens, but the rest of the world by sending out medical teams and even exporting medicines. On the other hand, Pakistan is only exporting terror, which does not augur well. And the responsibility for maintaining peace, the onus is on Pakistan. 1 अप्रैल को केरन सेक्टर में कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया था। बाकी आतंकी पाकिस्तान की सीमा में वापस भाग गए थे। सेना प्रमुख ने कुपवाड़ा में कहा कि दुनिया भर में कोरोना की जंग के बीच भारत आज सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि अन्य देशों के लोगों की भी मदद कर रहा है। दुनिया में दवाओं की कमी और चिकित्सीय सेवाओं के संकट के बीच भारत सभी देशों को कोरोना से उबारने की सहायता देने में जुटा है। वहीं पाकिस्तान साजिश के तहत कश्मीर को अशांत करने में जुटा है। कुपवाड़ा जिले के तमाम इलाकों में पाकिस्तान की ओर से बीते कुछ दिनों में कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ के प्रयासों के अलावा बीते कई दिनों से जम्मू और कश्मीर से सटी नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी करके सीमांत इलाकों को अशांत करने में जुटी हुई है। हालांकि भारतीय सेना भी उसकी नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाभारत के द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल को कौन नहीं पहचानता। शिक्षा से लेकर युद्ध के क्षेत्र में महारत हासिल करा देने वाले और खुद भी करने वाले द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्रपाल ने भी अपने शब्दों में कोरोना को हराना है का संदेश दिया है। APN को खास करके, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम तमाम ऐसे लोगों को जो कि समाज पर अपना प्रभाव डालते हैं और सामाजिक रूप से बेहद क्रियाशील हैं, उन लोगों के संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में कोरोना से बचने के संदेश सुरेंद्रपाल की आवाज़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्रपाल सिंह। महाभारत में आपने मुझे
द्रोणाचार्य के रूप में देखा। घर आपका एक मंदिर है और आज यही मंदिर आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा कर रहा है। इस मंदिर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और भारत सरकार ने हमें बहुत छोटी छोटी गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो करिए। अपने हाथों को बराबर धोइए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए और इस कोरोना बीमारी को फैलने से बचाइए। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसानों और मजदूरों को हालात पर राहत देने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। प्रियंका ने 2 पेज के पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 बिंदुओं में सलाह दी है। इसमें आर्थिक स्थिति में सुधार के सुझाव के साथ साथ किसानों और मजदूरों पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में कांग्रेस महासचिव ने सरकार से आर्थिक स्थिति सही करने के लिए कुछ कदम उठाने की अपील की है। प्रियंका ने कहा, मजदूरों और छोटे उद्योगों की हालत बदतर हो रही है, इसलिए प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण के जाने माने विशेषज्ञों की एक आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स का गठन किया जाए। इस आपदा के साथ आने वाली आर्थिक सुनामी से मुकाबला करने के लिए इस टास्क फोर्स का काम आर्थिक पुनर्निर्माण का रास्ता तैयार करना होगा। प्रियंका ने अपने पत्र में कहा कि कोरोना महामारी अपने साथ एक आर्थिक तबाही लेकर आई है। प्रदेश का कांच उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन, बुनकरी, फर्नीचर उद्योग, चमड़े का उद्योग, हौजरी, डेयरी और मिट्टी बर्तन उद्योग समेत सभी तरह के छोटे बड़े काम धंधों को तेज झटका लगा है। देश और प्रदेश में एक आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है। प्रियंका ने आगे कहा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबका इस आपदा और इससे आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना आपदा की वजह से कई ऐसे आर्थिक और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बसें भेजी हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों को लेकर ये बसें वापस लौटेंगी। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन की वजह से कोटा में यूपी और बिहार समेत कई प्रदेशों के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। इन बच्चों ने ट्विटर पर घर वापसी को लेकर अभियान की शुरुआत की थी। छात्रों की समस्या को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने केंद्र की एजेंसियों से बात की थी। अब केंद्रीय एजेंसियों के कहने पर कोटा से बच्चों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। राजस्थान के कोटा में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के दूसरे राज्यों के हजारों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विषयों के कोचिंग के लिए आते हैं। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों को ताक पर रखते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस के पूर्व आवासीय मंत्री एम कृष्णप्पा की पोती रेवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के आयोजन में जिस तरह से लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही है और गौरतलब है कि इससे पहले कुमारस्वामी ने कहा था कि पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाएगा और सरकार ने कहा कि इस शादी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी हुई भी, लेकिन उन तस्वीरों को यदि आप देखें तो आपको ये स्पष्ट होगा कि वहां पर कोई भी नियम पालन नहीं किया गया। इसके अलावा 10 फरवरी को जब ये दोनों के बीच रिंग सेरेमनी हुई थी, इस शादी की तारीख पड़ी थी, उसके बाद से ही सबकी नज़र इस शादी पे थी और शादी के धूमधाम से होने में कोई कमी दिखाई नहीं दी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में इस वक्त लॉकडाउन लागू है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब पाबंदियों से इतर शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई। बेंगलुरु के रामनगर में बड़े शाही तरीके से निखिल की शादी हुई। एक तरफ जहां देश भर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहीं इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे एम कृष्णप्पा की पोती रेवती से शादी की है।
स्थानीय पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराए गए थे। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को कार्यक्रम में जाने की इजाजत दी गई। वहीं एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि शादी को लेकर उनके पास सभी तरह की परमिशन है। इसके अलावा डॉक्टरों से भी कई तरह की सलाह ली गई है। उधर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रामनगर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से बात करने के बाद कार्रवाई की बात कही। इससे पहले कर्नाटक के टुमकुर जिले के थुरुवेकर से बीजेपी विधायक एम जयराम ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। मौके पर केक और बिरयानी लोगों में बंटवाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ नेता इन नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरों में पारिवारिक माहौल बिगड़ने लगा है। लगातार घर में रहने के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए हैं। महज 11 दिन में राष्ट्रीय महिला आयोग की देश भर में विभिन्न हेल्पलाइन नंबर पर घरेलू हिंसा से संबंधित 92,000 शिकायतें आई है। चौंकाने वाले आंकड़ों पर चिंता जताते हुए एक स्वयंसेवी संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। याचिकाकर्ता ने लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को सुरक्षा और उनके अलग से रहने की व्यवस्था और अन्य मदद मुहैया कराने की मांग की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाएं, अलग से हेल्पलाइन बनाए जाए जिससे महिला और बच्चों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। उधर कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में घरों में सीमित हो चुके लोगों से वैज्ञानिक तनाव घटाने के लिए मोबाइल फोन से मुफ्त कॉल, इंटरनेट डेटा और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल सेवाओं को निःशुल्क करवाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई से निवेदन किया जाए कि वो डीटीएच सेवाएं दे रही कंपनियों की शर्तों को बदलें और 3 मई तक के लिए घोषित लॉकडाउन में पूरी तरह से निःशुल्क और असीमित चैनल सेवाएं नागरिकों को दे। इसी तरह के आदेश वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को भी दिए जाएं। यानी कि याचिका के अनुसार इससे घरों में सीमित लोगों का मनोवैज्ञानिक तनाव कम होगा। उधर कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोप है कि उसने पूरी दुनिया को गुमराह किया और सच्चाई को दबाने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इसे चीन की साजिश ही करार दे रहे हैं। सच छिपाने के आरोपों से जूझ रहा है चीन, और चीन ने अब जाकर इस बात को माना है कि कोरोना से वुहान में हुई मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा था जिसे उसने नहीं बताया। उसने संशोधित आंकड़े जारी किए हैं जिससे मौतों की संख्या में 50% तक की वृद्धि हो गई है। किलर कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़ों को छिपाने को लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में आलोचनाओं में घिरे चीन ने वुहान में मौतों के आंकड़े में करीब 50% का इजाफा किया है। चीन की सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस से वुहान में अब तक 3,869 लोगों की मौत हुई है। चीन ने संशोधित आंकड़ों में 1,290 लोगों का नाम बढ़ाया है। चीन ने ये भी बताया कि वुहान शहर में मौतों का प्रतिशत 7.7 रहा, जो पहले घोषित किए गए 5.8% के आंकड़े से ज्यादा है। वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और अब ये दुनिया के 195 से ज्यादा देशों में फैल गया है। माना जा रहा है कि वुहान शहर में इतने ज्यादा मरीज हो गए थे कि अस्पताल पूरे भर गए और कई मरीज वहां जा नहीं सके। इनकी अपने घर पर ही कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। इन लोगों का नाम कोरोना वायरस से मारे गए लोगों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि कई देश कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या छिपा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मौतों में सिर्फ अमेरिका में ही 20% मौतें हुई है, जबकि अमेरिका की आबादी पूरी दुनिया का सिर्फ 4% है। ट्रंप ने साफ तौर पर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस मामले में ईमानदारी नहीं बरत रहा है। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में फैला था, लेकिन अब चीन का दावा है कि उसने इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। हालांकि चीन के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि वायरस चीन समेत दूसरे देशों पर नवंबर में फिर तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और आप देख रहे हैं देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम हैं और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। देश और दुनिया के इतिहास में 17 अप्रैल बेहद अहम है। इंडोनेशिया के इतिहास में 17 अप्रैल के दिन को किसी बुरे सपने की तरह याद किया जाता है। साल 1815 में आज ही के दिन वहां का तंबोरा ज्वालामुखी धमाके के साथ फट गया था और देश के सुम्बवा द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी सैकड़ों साल से शांत पड़ा था, लेकिन 5 अप्रैल को इसमें अचानक से कंपन होने लगा और 17 अप्रैल को इसमें भयंकर विस्फोट हुआ। घटना में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1941 में आज ही के दिन यूगोस्लाविया ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 6 अप्रैल को जर्मनी की सेना ने यूगोस्लाविया में प्रवेश किया और राजधानी बेलग्रेड तक पहुंच गए। युद्ध में 3 दिन के अंदर 20,000 सैनिक मारे गए और 17 अप्रैल 1986 का दिन नीदरलैंड और सिसिली के नागरिकों के लिए शांति का पैगाम लेकर आया था। नीदरलैंड और सिसिली के बीच शांति संधि न होने के कारण 335 साल तक युद्ध की स्थिति बनी रही। 1651 में शुरू हुई युद्ध की इस स्थिति के दौरान न हिंसा का कोई घटना हुई और न ही एक भी गोली चली। यही वजह है कि इस युद्ध को विश्व इतिहास का सबसे लंबा और सबसे शांतिमय युद्ध माना जाता है। 1986 में दोनों देशों ने इस शीत युद्ध को खत्म कर दिया और इसकी घोषणा करते हुए शांति बहाल की। कोरोना वायरस काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल खुद भी रखें और अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखें। घर में रहें, स्वास्थ्य की तमाम वो चीज़ें लें जिससे आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है और आपके पारिवारिक माहौल में शांति आ सकती है। तो ये एक अच्छा मौका भी है जिसमें आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसके लिए आप छुट्टियां तलाशा करते थे। ये सब कीजिए। आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ख़ासकर सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए बेहद शुभ हो। इस कामना के साथ देश की बात में आज बस इतना ही।